आपको अभी अब लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही होगी। ये वो शो है जिसमें सिर्फ नेताओं के बयानों पर नहीं बल्कि आंकड़ों के चश्मे से हम बताते हैं कि जनता का भाव क्या है, क्या हो सकता है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ एनालिस्ट और सिफोलॉजिस्ट का भी है जो हमारे साथ इस चर्चा में आज पीएससी में होगा। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आ गए हैं। स्वागत है आपका। तो तीन, सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी एमडी है एक्सिस माई इंडिया के सिफोलॉजिस्ट, जिन्होंने आज नंबर्स दिए हैं। कुछ नंबर्स हमने लिए हैं। प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के सिफोलॉजिस्ट हैं। और खास मेहमान एक एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। तो आइए सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में कहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400, तो फिर ये कैसे हो पाएगा मुमकिन। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कैसे पूरा होगा सपना। तो उन राज्यों को फोकस कर रहे हैं हम जिसमें उनकी वैसे ही मैक्सिमम, जिसको कहा जा सकता है, परफॉर्मेंस पिछली बार रही है। शुरुआत बिहार से 40 में से 39 सीटें जीत गई थी, सिर्फ एक में हार हुई थी। 97.5 यानी लगभग 98% का स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा इसको। अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए, ये एनडीए के नंबर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं बाय द वे, जिसमें बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे। और देखिए 39, सिर्फ एक सीट गई थी कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसा आप कह सकते हैं एनडीए की लहर, मोदी की लहर चली थी बिहार में 19 में। मध्य प्रदेश पर आइए, यहां पर 28 की सीटें एक सिर्फ गई थी जिसमें हार मिली थी। यहां पर 96, लगभग 97% स्ट्राइक रेट। ये सब मैक्सिमम जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में शब्द सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इससे आगे क्या। लेकिन इतना भी बरकरार रखने की चुनौती होगी। कर्नाटक पर आइए, 26 सीटों पर जीत और 2 में सिर्फ हार मिली थी। लगभग 93% का स्ट्राइक रेट कर्नाटक का है। कर्नाटक का स्ट्राइक रेट आपने देख लिया। अब आपको अगला राज्य दिखाते हैं, गुजरात। सभी की सभी सीटें 100% का स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट मोदी के नाम पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था। राजस्थान पर आइए, 25 सीटें, एक सीट हालांकि आरएलपी की जो अभी 7 है, तो कुल मिलाकर ये 25 सीटें आप देख रहे हैं जो कि सारी की सारी बीजेपी की। तो कई ऐसे राज्य हैं, अभी तो देखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में 100% स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का 19 में। अब आइए राजस्थान के बाद झारखंड, 12 सीटों पर जीत, 2 पर सिर्फ हार मिली थी, लगभग 86% स्ट्राइक रेट। छत्तीसगढ़ 9 सीटों पर जीत, 2 में हार, 82% का स्ट्राइक रेट। हरियाणा की 10 सीटें जहां पर सारी की सारी सीटों के साथ 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा था। दिल्ली 7, 100% स्ट्राइक रेट, सभी की सभी जीते बीजेपी ने जीती। उत्तराखंड 5 सीटें और सभी की सभी के जीत के साथ 100% स्ट्राइक रेट। हिमाचल में भी 4 की 4 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट। गोवा 2 की 2 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट। जम्मू 2, सभी सीटें जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट। कुल 210 सीटें इन्हीं राज्यों से आ गई थी एनडीए की झोली में। और जो एवरेज स्ट्राइक रेट था इनका, औसत स्ट्राइक रेट जिसे कहा जाता है, वो दिखा दीजिए अब। औसत स्ट्राइक रेट 94%, 94%। तो ये वो राज्य हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो सैचुरेशन पर है। मतलब ये प्रदीप जी उनको रिपीट करना होगा। जल्दी से इस पर एक बोल दीजिए, फिर हम अगला आंकड़ा दिखाएंगे जहां पर गुंजाइश बनती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, इन 12 राज्यों और यूटीज में से करीब 5 में जो है 1 या 2 सीटें मिली थी विपक्ष पार्टियों को, और 100% स्ट्राइक रेट था 8 राज्यों में। 8 राज्य 100% स्ट्राइक रेट के साथ, और ये बड़े और बहुत मीडियम साइज के राज्य हैं। उसके बाद बड़ी बात इसके अंदर यह है कि इसको मेंटेन करना बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। यदि 400 का आंकड़ा एनडीए को छूना है तो पहले इनको मेंटेन करना है इस स्ट्राइक रेट को, और अब गुंजाइश वाले राज्यों में पहुंचेंगे। हाँ। दूसरे गुंजाइश वाले राज्य जो है वो करीब 285 सीटें हैं, जिसपे कि बीजेपी या एनडीए की कह लीजिए 114 सीटें आज की डेट यानी कि 19 के चुनाव में जीती थी। तो वो 114 को 161 जीतना पड़ेगा, तब जाके 400 आंकड़ों का जो
टारगेट दिया है पीएम मोदी ने उसको छू पाएंगे। और इसमें एक तीसरी और एक और कंडीशन है, हाँ। महाराष्ट्र जो कि सबसे सेकंड नंबर का वो भी स्टेट। दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बही खाता अब उन राज्यों का जहां पर गुंजाइश बनती है, और इसमें उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके साथ कर रहे हैं हम शुरुआत। 80 में से 64 सीटें आई थी पिछली बार बीजेपी को, और 16 ये देखिए 16 में जो ये एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, ज्यादा सीटें हालांकि आ गई थी मायावती को, और 5 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिली थी, ये देखिए। और 80 का, तो यहां पर 80% स्ट्राइक रेट रहा था बीजेपी का, तो यहां पर गुंजाइश दिखती है। पश्चिम बंगाल जहां पर 18 सीटों पर जीत मिली थी, पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने वहां किया, तो 24 पर हार थी, वहां पर 43% स्ट्राइक रेट, तो उसको भी बीजेपी को बढ़ाना पड़ेगा। अगला राज्य तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास आई थी, एक एनडीए को माफ कीजिएगा, हाँ बीजेपी वहां नहीं है, एनडीए को, तो ये 38 बाकी चली गई थी। तो यहां पर 2.5 बहुत पुअर परफॉर्मेंस, 3% है। आंध्र प्रदेश में कितनी गुंजाइश है, एक भी सीट नहीं आई, 25 सीटें वहां पर है। ओडिशा, हालांकि आपने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर वहां पर जो मुख्यमंत्री है अभी, दोनों से ही अच्छी बातचीत चल रही है एनडीए को लेकर। लेकिन केरल पर आइए, केरल की सीटें, वहां पर भी 20 की 20 में एक भी सफलता नहीं, तो ये 0% वाली परफॉर्मेंस रही है 1, 2, 3 राज्यों में बीजेपी की, एनडीए की। तेलंगाना में आइए 4 सीटें मिली, 13 मिल गई थी विपक्ष को, तो 23% है स्ट्राइक रेट। असम में 9, 5, 64% स्ट्राइक रेट। पंजाब में 4 सीटें आई थी, 9 विपक्ष को, 30%, 31% के आसपास परफॉर्मेंस। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उसको आप बराबरी का कह सकते हैं, क्योंकि 6 सीटें आई एनडीए को, तो 5 उधर गई, 54%। और कश्मीर में एक भी सीट नहीं आई, 3 सीटें वहां पर हैं, तो 114 सीटों पर पिछली बार इन जगहों पर जीत मिली थी। अगर 400 तक पहुंचना है तो एनडीए को चाहिए होंगी 161 सीटें, लेकिन जब यहां पर 114 का मामला था, तब उनका 2019 में स्ट्राइक रेट था एनडीए का 40%। ये देखिए आपके सामने आंकड़ा आ गया है, हार 171 में 40% ये स्ट्राइक रेट उनका रहा है। लेकिन अगर इन 114 की जगह अगर 161 जीतना है ताकि 400 का आंकड़ा पहुंच जाए, तब चाहिए उन्हें इन राज्यों में 57% जल्दी से एक कमेंट आपका। जैसे अंजना जी आपने बताया, बीजेपी या एनडीए के लिहाज से ये जो 285 सीटें, उनमें से भी मैं 4 स्टेट बताऊंगा ऐसे जिसमें बीजेपी ऑलमोस्ट या एनडीए 1 या 2 सीटें, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पंजाब। इन चारों को मिला दें तो करीब 100 सीट बनती है, जहां पर एनडीए या बीजेपी की केवल 2 सीटें थी, केवल 2 सीटें, 100 में से 2 सीट। अब यहां पर जो है बीजेपी को गठबंधन का सहारा लेने की उम्मीद करनी पड़ेगी, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अभी आपने अंकगणित की बात बता दी, तो अब एनडीए की बात कर ले तो बीजेपी को या सहारा लेना पड़ेगा अपने अलायंस पार्टनर का। एआईडीएमके की बात कर ले तमिलनाडु में, या बात कर लें आंध्र प्रदेश में, या तो वाईएसआरसीपी या तो टीडीपी, जो कि 2 प्रमुख पार्टियां, जगनमोहन रेड्डी या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों में से कहीं दोनों तरफ न डोरे डाल। और तीसरे नंबर पे पंजाब, जहां पर पे उनको अपने पुराने पार्टनर जो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, अकाली दल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इन 100 में से स्ट्राइक रेट जब तक 40-50 सीटें यहाँ नहीं आएंगी, जब तक 400 का आंकड़ा, 47 सीटें इन्हें यहाँ पर बढ़ानी है ना, ताकि वो 161 पे पहुंच जाएं। 114 अभी आई थी। चलिए अब महाराष्ट्र, चूंकि ये एक यूनिक केस है, बिहार में तो मामला फिर से वही हो गया, वापस एनडीए में आ गए हैं नीतीश बाबू पलट के। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि जो इंडिया टुडे का सालाना सर्वे है वो ये इशारा कर रहा है कि जो पार्टियां टूटी और जो हिस्सा बीजेपी के साथ आया, वो मान्यता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें मुख्य पार्टी का मिल गया, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। तो महाराष्ट्र एक अलग केस है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे से अलग है और वो एनडीए के साथ है। इधर अजित पवार साथ में है और दूसरी तरफ शरद पवार है। तो पिछली बार 2019 में 41 सीटों पर जीत मिली थी, हार 7 पर, 85.4% की परफॉर्मेंस थी। बीजेपी की 23, शिवसेना की 18 सीटें आई थी। ये बरकरार रख पाना, 18 सीटें एनसीपी शिंदे गुट के पास जीतना होगा, है ना, ये वाला मामला समझाइए। ऐसा हुआ कि पिछले बार 2:2 था, यानी कि एनसीपी कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा, हाँ, और शिवसेना बीजेपी 2:2 था। अब ऐसा दिया अंक गणित के मुताबिक, यदि देखें आप,
तो करीब 75% शिवसेना का टूट के एनडीए में शामिल हो गया कह सकते हैं, और 75% ही एनसीपी का टूट के इस बार 3:3 हो गया है, बीजेपी प्लस शिंदे गुट प्लस अजित पवार नहीं गुट। अंजना जी, अंक गणित में देखें तो जो 2:2 था, आज की डेट में 2.5 एनडीए की तरफ है और 1.5 जो है उसकी तरफ है, आपके यूपीए या कांग्रेस कह सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी चीज है केमिस्ट्री की, यहां पर असली केमिस्ट्री काम आती है। जैसे आपने बताया कि क्या ये 2.5 पिछले रिकॉर्ड को मेंटेन करने में सफल हो पाएगा, या जो दूसरा तबका है जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं वो इसके आगे निकल जाएगा। चलिए अब जल्दी से एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि आखिर पिछली बार कौन सी ऐसी सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हारी थी। उसके बाद चर्चा की शुरुआत कर देंगे। 2019 में जहां पर हारी थी बीजेपी 5000 से कम सीटों से, ऐसी सिर्फ 2 सीटें थी। 5 से 10,000 के बीच वाली 4 सीटें थी जिन पर वो हारे थे। 10,000 से 20,000 के मार्जिन से वो हारे थे 2 सीटों पर। 20 से 30,000 वाली 3 सीटें थी। 30 से 50 वाली 4 सीटें थी। अब हम आपको बता देते हैं कि जहां बीजेपी की जीत हुई थी 5,000 से कम वाले में, दोनों तरफ से इसको देखना होगा कहीं स्लिप ना हो जाए। अगर 5,000 से कम से हारे थे, ऐसी भी 5 सीटें हैं जो उनकी पास से निकल सकती हैं। 5 से 10,000 वाली 5 थी, 10 से 25,000 वाली 15 थी। जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं 2014 में, 2019 में, वो आंकड़े अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। उनको आप देखते रहिए, राज्यवार तरीके से समझते रहिए। लेकिन चुनौती बड़ी है और वो चुनौती ऐसी है, देखिए 136 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती थी और वहीं 224 सीटें कुल हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनौती है कि एक तो सैचुरेशन स्टेट्स में परफॉर्मेंस रिपीट करनी है गौरव भाटिया जी, और दूसरी तरफ भारत के दक्षिणी हिस्से के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था। वहां पर आपको नंबर गेम अपना ऊपर करना होगा, तभी पीएम ने एनडीए को जो टास्क दे दिया है 400 वाला, उसको आप पूरा कर पाएंगे। कैसे मुमकिन होगा? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो ये बहुत शुभ संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज चर्चा ये नहीं हो रही कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर कोई जानता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आज चुनावी मुद्दा ये है कि 400 पार हो जाएगा या उससे भी आगे गाड़ी जाके रुकेगी। और मैं समझता हूं कि बहुत ही आपने अच्छा एक आकलन किया है, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि जब लहर आती है किसी पार्टी की, जब किसी नेता की विश्वसनीयता चरम सीमा पर हो और जनता का विश्वास उस नेता पे हो, तो ये आंकड़े और डायसेक्शन धरा का धरा रह जाता है। और हमने ये देखा, जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2014 में 282 पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने संभव करके दिखाया। 2019 में कोई भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ऐसा नहीं था जिसने कहा था कि भाजपा की 303 सीटें आएंगी, लेकिन आ गई। एक शुभ संकेत मूड ऑफ द नेशन जो आपका बड़ा ही व्यापक सर्वे है उससे आया सामने, उसमें आपने बीजेपी को 304 सीटें दिखाई, मतलब 1 सीट ज्यादा। तो हम ये कहेंगे, सीटों से तो हम सहमत नहीं है क्योंकि हमारा मानना है कि हम 370 पार करेंगे, लेकिन जो रुझान है वो आपका काफी एक्यूरेट है और ठीक दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आपने 64 सीटें हमारी पिछली बार आई थी जब सपा और बसपा 2 क्षेत्रीय दल जो वहां मजबूत हैं उनका गठबंधन हुआ था। इस बार 80 में 80 हमारी आ रही हैं। और ये संकेत कहां से आता है? जो गांधी परिवार की सबसे मजबूत सीट है रायबरेली, सोनिया गांधी जी वो छोड़ के मैदान भागी, बोरिया बिस्तर लपेटा। वो जानती हैं जनता का सामना नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, और वो चली गई राज्यसभा का नामांकन करने। 16 सीटें तो यहां बनी। दूसरा, पश्चिम बंगाल, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, संदेश खाली में क्या हो रहा है। हमने देखा किस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है और एक महिला नेत्री चुप्पी साधे हुई है। पिछली बार 2 सीटों से हम 18 पे आ गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार 30 का आंकड़ा भी पार कर जाए और नया कीर्तिमान बढ़ाए, मतलब 12 सीटें यहां भी बढ़ सकती हैं। ओडिशा में मैं आपको फिर से बता दूं,
कि वहां की जनता चाहती है जो विकास कार्य केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। पिछली बार 8 सीटें थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार 20 का आंकड़ा पार हो जाए, यहां भी सीटें जोड़ेंगी। इसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने जा रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए ठीक है, फारूक अब्दुल्ला का क्या वक्तव्य कल आया, वो भी कह रहे हैं मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, मिलिंद देओरा चले गए, और इसी के साथ हमारा जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, और कल का जो समाचार था, कौन सी असली एनसीपी है, आपने महाराष्ट्र की बात करी, तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली भी हमारे साथ है, और असली एनसीपी भी हमारे साथ है। महाराष्ट्र में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और ये इसलिए है क्योंकि आज हर नागरिक को यकीन है कि अगर एक नेता है जो भारत को आगे बढ़ा सकता है, जो उनके लिए हमेशा कार्य करता रहता है ईमानदारी से, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और जब आलोक जी की बारी है, आप रुक जाइए, मैं लौट तो ये जो बैसाखी वाली पार्टियां हैं, ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती। ठीक है।